हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर नर्सिंग क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हाँ, सीओपीडी के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानते हैं कि सीओपीडी क्या होती है। सीओपीडी का एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब क्रोनिक क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट करने वाली, किसके अंदर? लंग पल्मोनरी पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर, मतलब क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक या लॉन्ग टर्म डिजीज हो गई। और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब रुकावट करना। पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड। और डिसऑर्डर मतलब सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है। तो हम इसको अनदर नाम से क्या जानते हैं? सीओपीडी, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो ये इसके क्या है? अनदर नेम्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीओपीडी क्या है। सीओपीडी क्या है? सीओपीडी इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज। सीओपीडी क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी मतलब लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज है, जो क्या करती है? दैट कॉज, जो क्या करती है? दैट कॉज ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रुकावट करना, किसके अंदर? एयर फ्लो के अंदर। मतलब हमारे एयर फ्लो के अंदर क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्ट करती है फ्रॉम द लंग्स, लंग्स के अंदर। मतलब एक लंग डिजीज है जो क्या करती है? लंग, जो लंग्स के अंदर एयर फ्लो में क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब जैसे हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और CO2 को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। तो उसमें क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्ट करती है एयर वे को। मतलब जो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाना चाहिए वो क्या, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा पाता है, और जो हमारे बॉडी से CO2 बाहर निकलना चाहिए वो क्या, प्रॉपर CO2 क्या होता है? हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो वो क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्ट करती है, किसके अंदर? एयर फ्लो के अंदर, किसके? लंग्स के अंदर। जो क्या है? विच इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जो सीओपीडी डिजीज है वो क्या होती है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होती है? प्रोग्रेसिव जैसे अभी कोई पेशेंट है, वो क्या है? सीवियर कंडीशन में है, तो वो वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता है। जैसे सीवियर है तो वो क्या जाएगा? मोल्ड सीवियर में जाएगा, फिर माइल्ड सीवियर में, या फिर उससे अधिक सीवियर में जाएगा। तो ये कौन सी डिजीज है? सीओपीडी क्या है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब ये आगे निरंतर बढ़ती जाती है, लेकिन क्या होती है? वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में नहीं आ पाती है। तो सीओपीडी क्या प्रोग्रेसिव है, और क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कौन सी डिजीज होती है? वह डिजीज जिसको हम वापस रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था न्यूमोनिया के बारे में, या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, और अस्थमा के बारे में। तो हमने अस्थमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया में देखा था कि वो क्या थी? हमारी रिवर्सिबल डिजीज। मतलब जैसे हम मेडिकेशन या फिर हम क्या फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स लेकर क्या कर सकते थे? जो भी डिजीज थी उसको क्या कर सकते थे? वापस हम उसको पुनः नॉर्मल अवस्था में ला सकते थे। लेकिन जो सीओपीडी है वो क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जैसे एक बार कोई डिजीज हो गई है तो वो क्या वापस उसके नॉर्मल अवस्था में नहीं आ सकती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेडिकेशन के द्वारा उसको प्रिवेंटिव कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मतलब ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी डिजीज है? प्रोग्रेसिव है और इरिवर्सिबल डिजीज है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जो सीओपीडी है वो क्या है? डिजीज ऑफ ग्रुप ऑफ डिजीज है। मतलब सीओपीडी का एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, ये क्या है? एक डिजीज का एक ग्रुप है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी डिजीज इंक्लूड की गई है जिसके बारे में हम देखते हैं। तो ये किसको इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड, इसके अंदर मेनली 4 डिजीज होती है, लेकिन इसमें से 2 डिजीज क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कौन कौन सी है? सबसे पहली है हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और दूसरी हमारी क्रोनिक एम्फाइसीमा, और इसके अलावा हम क्या है? इरिवर्सिबल अस्थमा, या फिर हम इसको फोर्थ डिजीज कौन सी होती है? हमारी ब्रोंकाइटिस डिजीज होती है। तो हम एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कौन सी डिजीज है उसके बारे में देखते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। मतलब जैसे ये हमारा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है? हमारा सबसे पहले क्या होता है? नोज होता है, नोज के बाद में फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स के बाद में लेरिंक्स होता है, और लेरिंक्स के बाद में ये हमारा है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के बाद में ये हमारे आगे लंग में डिवाइडेड हो जाता है। लंग्स में क्या डिवाइडेड होता है? ये हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई किसमें डिवाइडेड होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। और प्राइमरी ब्रोंकाई अनदर किसमें डिवाइडेड हो जाता है? हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई किसमें डिवाइडेड होता है? हमारा टर्सरी ब्रोंकाई। और टर्सरी ब्रोंकाई किसमें? हमारा ब्रोंक्यूलस में डिवाइडेड होकर ये क्या करता है? एयर सैक में डिवाइडेड, एयर सैक में मिलता है।
जहां पर एयर सेक्स के अंदर क्या होता है, हमारे गैस का एक्सचेंज होता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मतलब जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाई क्या, हमारे ब्रीथिंग ट्यूब्स, ब्रीथिंग ट्यूब्स कौन सी होती है, जैसे हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया, टर्शियरी ब्रोंकाई हो गया, या ब्रोंकियोलस होता है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है, वो जो हम एयर प्रॉपर एयर होती है वो क्या कर पाते हैं, हम इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्रोंकाई। जैसे ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्रोंकाई। नॉर्मल ब्रोंकाई के अंदर जैसे ये हमारा है ल्यूमन, तो ल्यूमन की साइज क्या है इसके अंदर, प्रॉपर है। जो ल्यूमन की साइज क्या है इसके अंदर, प्रॉपर है, जिसके जिसके द्वारा क्या हो रहा है, एयर का इनहेल एंड एक्सहेल हो रहा है। मतलब CO2 क्या आ रही है, बाहर जा रही है, और ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में क्या आ रही है, अंदर आ रही है। लेकिन क्या होता है, ये तो हमारा क्या है, नॉर्मल ब्रोंकाई। लेकिन जब डिजीज होती है, तो डिजीज कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकिटिस में क्या होता है, जैसे जैसे ये है, जब कोई पर्सन डिजीज कंडीशन में आ जाता है, तो ये हमारा था नॉर्मल ब्रोंकाई। लेकिन ये हमारा क्या है, इन्फ्लामेट ब्रोंकाई। इन्फ्लामेट ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है, जो ये ल्यूमन की साइज होती है ना, तो ल्यूमन की साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कारण, जो ये ब्रोंकाई है उसका इन्फ्लामेशन होने के कारण। और क्या होता है, हमारा जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रोंकाई है उसकी जो ल्यूमन की साइज थी, ल्यूमन की साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो ब्रोंकाई है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा ब्रोंकाई है, इन्फ्लामेट ब्रोंकाई। जो क्या है, डिजीज कंडीशन है। मतलब जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर या ब्रीथिंग ट्यूब्स के अंदर। जैसे ये था हमारा नॉर्मल ब्रोंकाई। नॉर्मल ब्रोंकाई में क्या था, जो हमारे ल्यूमन का साइज था वो क्या था, सही था। लेकिन जो हमारा इन्फ्लामेट ब्रोंकाई, उसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो ल्यूमन का साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, ब्रीथिंग लेने में क्या हो जाती है, डिफिकल्टी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्निया बोलते हैं। तो इसमें इसमें और क्या कंडीशन हो जाती है, जैसे हम अधिक मात्रा में म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये क्या था हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, किसका, COPD का फर्स्ट डिजीज। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे क्रोनिक एम्फाइसीमा। क्रोनिक एम्फाइसीमा क्या होती है, क्रोनिक एम्फाइसीमा क्या होती है, डैमेज द एयर सैक्स। जो हमारा एयर सैक होता है उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है इन योर लंग्स। लंग्स के अंदर जो एयर सैक होता है, जो लंग्स के अंदर जो एयर सैक होता है उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। और क्या कर देती है, मेक डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग होती है उसमें क्या कर देती है, डिफिकल्टी कर देती है। एंड द इनर वॉल ऑफ एयर सैक्स, जो एयर सैक की जो इनर वॉल होती है वो क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, और क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। मतलब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एम्फाइसीमा क्या होता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जैसे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का एंड पार्ट क्या होता है, हमारा एयर सैक। एयर सैक के अंदर क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में क्या होती है, एल्वेलाई होती है। ये एल्वेलाई कितनी होती है, दोनों लंग्स के अंदर लगभग ये होती है हमारे 13 मिलियन के लगभग, ये हमारी क्या होती है, एल्वेलाई होती है। जो क्या वर्क करती है, गैस एक्सचेंज का वर्क करती है। मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जाने देती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको क्या करती है, हमारी बॉडी से एक्सहेल करती है। तो ये जो एल्वेलाई होती है उस जो क्या वर्क करती है, गैस एक्सचेंज का वर्क करती है। लेकिन एम्फाइसीमा की कंडीशन में क्या हो जाता है, जो ये हमारा एयर सैक है, एयर सैक क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर, इसकी जो इलास्टिसिटी होती है ना, जो प्रत्यास्थता का गुण, मतलब लंग्स का एक्सपेंड होना या फिर लंग्स का कॉन्स्ट्रक्ट होना, तो ये क्या हो जाता है, ये जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस कारण ये क्या हो जाती है, हमारे को एम्फाइसीमा डिजीज हो जाती है, जिसमें ये क्या होता है, जैसे ये हमारा है नॉर्मल एल्वेलाई या फिर एयर सैक। ये हमारा क्या है, नॉर्मल एयर सैक है, जिसके अंदर क्या स्मॉल अमाउंट में क्या है, हमारी एल्वेलाई है, जो क्या करती है, गैस एक्सचेंज का वर्क करती है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल एल्वेलाई। लेकिन जैसे ये हमारा है एम्फाइसीमा वाला एल्वेलाई,
तो इसमें क्या होगी, जो हमारा एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और वीकनेस हो जाती है। और इसमें क्या हो जाती है, ये जो इसका इलास्टिसिटी में क्या होता है, जैसे ये एयर जैसे ही बाहर निकलती है तो जो एल्वियोलाई क्या होता है, एक्सपेंड होता है। और जैसे ही हमारे ऑक्सीजन अंदर आती है तो ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो वो वाला जो उसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जो हमारी है एम्फाइसीमा एल्वियोलाई, इसके अंदर क्या होता है, तो ये हमारा जो एयर सैक है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। और प्रॉपर मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है अंदर, मतलब हम ले नहीं पाते, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या कर पाते हैं, एक्सहेल नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा इरिवर्सिबल अस्थमा। इरिवर्सिबल अस्थमा में क्या होता है, जैसे हमने अस्थमा की कंडीशन पढ़ी थी, अस्थमा की कंडीशन में हमने क्या देखा था, जो अस्थमा होता है उसको क्या कर सकते हैं हम, क्योर भी कर सकते हैं और प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं। क्योर मतलब उसको जो हम पहले वाली अवस्था, नॉर्मल अवस्था में वापस ला सकते हैं मेडिकेशन द्वारा, या हम कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट करके उसको जो अस्थमा होती है उसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इरिवर्सिबल अस्थमा होता है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लाम्ड एंड कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब जो हमारा इन्फ्लाम्ड हो जाता है और कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाता है क्या, एयरवे। और ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो, मतलब एयर फ्लो में क्या आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट आ जाती है। तो यह था हमारे सीओपीडी के अंदर 3 डिजीज इंक्लूड, कौन कौन सी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक एम्फाइसीमा और इरिवर्सिबल अस्थमा। और नेक्स्ट 4th डिजीज होती है हमारे ब्रोंकाइटिस। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, सीओपीडी को कॉज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर को अनदर नाम से हम क्या जानते हैं, रिस्क फैक्टर हो गया या हमारा कॉजेस फैक्टर हो गया। मतलब ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, ऐसे कौन कौन से कॉजेस फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे को सीओपीडी हो सकता है। तो इसका फर्स्ट है हमारा टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग क्या हो गया, जैसे सिगरेट का स्मोकिंग करना, तो ये क्या लॉन्ग टर्म से सिगरेट का स्मोकिंग करने से क्या हो सकता है, हमारे को सीओपीडी कॉज हो सकता है। या फिर सिगरेट का स्मोकिंग करने के पर्सन के हम इन कांटेक्ट में आते हैं तो वो हम फ्यूम मतलब धुआं अगर लॉन्ग टर्म से इनहेल कर रहे हैं तो उसको उससे भी हमारे को क्या हो सकता है, सीओपीडी कॉज हो सकता है। इसके अलावा हमारा हो गया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी क्या हमारे को सीओपीडी कॉज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट क्या हो गया, जैसे हमने कोई भी पोल्यूटेंट हो गया, जैसे फ्यूम्स हो गया, केमिकल्स हो गए, तो उसको क्या इनहेल करने से क्या हो सकता है, हमारे को सीओपीडी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर हो गया हमारा एज। एज कैसे इफेक्ट करती है, जैसे कोई पर्सन होता है तो वो क्या 60 प्लस एज होने के बाद में क्या होता है, जो उसको अगर चाइल्डहुड में अस्थमा आया है तो अस्थमा को उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है, अगर बाद में जाके वो क्या कर सकता है, हमारे को सीओपीडी कॉज कर सकता है। इसके अलावा हो गया हमारे एलर्जेंस हो गए। एलर्जेंस किस तरह से इफेक्ट करते हैं, जैसे हमने अस्थमा में देखा था, अस्थमा में एलर्जिक अस्थमा था। एलर्जिक अस्थमा में क्या था, जैसे कोई पर्सन एलर्जिक को इनहेल कर लेता है, डस्ट पार्टिकल्स हो गया या फिर केमिकल्स हो गए या फिर हमारा ऑक्यूपेशनल कोई भी चीजें हो गई तो उसको क्या इनहेल कर लिया, तो उससे क्या होएगा, अगर उसने उसका ट्रीट नहीं करवाया है तो वो क्या होएगा, बाद में क्या होएगा, उसको सीओपीडी कॉज हो सकता है। इसके अलावा हमारे क्या हो गया, केमिकल फ्यूम्स हो गए या डस्ट हो गए, जो भी केमिकल से धुआं निकलता है उससे भी हमारा वो क्या हो सकता है, सीओपीडी कॉज हो सकता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट हो गया डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स को हमने इनहेल कर लिया तो वो भी क्या हमारे जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को क्या कर देंगे, ट्रैप्ड कर देंगे, इससे क्या हो सकता है, हमारे को सीओपीडी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा जेनेटिक्स एब्नॉर्मलिटीज। जेनेटिक्स एब्नॉर्मलिटीज किस तरह से इफेक्ट करती है, उसके क्या पेरेंट्स है वो भी क्या है, सीओपीडी से इन्फेक्टेड है, तो जो वो प्रॉब्लम क्या उसके जेनेटिक्स में भी आ सकती है, तो वो क्या होती है, जेनेटिक्स एब्नॉर्मलिटीज होती है। तो जेनेटिक्स एब्नॉर्मलिटी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। मतलब जेनेटिक्स एब्नॉर्मलिटी में क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं, जिससे क्या होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो उससे क्या हो सकता है, हमको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा अस्थमा इन चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में अस्थमा हुआ है तो उसको ट्रीट नहीं किया तो उससे भी क्या हमारे को सीओपीडी कॉज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा एम्फाइसीमा, जिसके बारे में अभी हमने देखा था। एम्फाइसीमा में क्या होता है,
जो हमारे एल्वुलाई है, मतलब जो एयर सेक है, एयर सेक में क्या हो जाती है, जो उसकी इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जो उसकी एयर सेक्स की वॉल होती है वो क्या हो जाती है, थिकनेस हो जाती है, रप्चर हो जाती है। तो ये होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो अभी हमने देखा है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, या फिर हमारा म्यूकस होता है वो क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये भी क्या करता है, कॉज करता है किसको, सीओपीडी को। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया हमारे टॉक्सिन इनहेलेशन। जैसे हमने टॉक्सिन मतलब जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स है उसको क्या कर लिया, हमने इनहेल कर लिया, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारे को सीओपीडी कॉज हो सकता है। तो ये हमारे थे सीओपीडी के रिस्क फैक्टर या कॉजिंग फैक्टर, या फिर हम इसको जानते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर के नाम से। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। मतलब जैसे कॉजिंग फैक्टर्स आ गए कोई पर्सन के अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो सीओपीडी से रिलेटेड होते हैं। साइन और सिम्टम्स को हम अनदर नाम से क्या जानते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो देखते हैं कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। मतलब जो भी सीओपीडी का पेशेंट होगा उसमें क्या होगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्निया। इसके अलावा क्या होगा, चेस्ट में क्या होगा, टाइटनेस। मतलब चेस्ट क्या होगी, टाइटनेस होने लग जाएगी। इसके अलावा हेमोपाइसिस। हेमोपाइसिस क्या होता है, जो हमारा कफ होता है, मतलब कफिंग करता है, तो कफिंग के साथ क्या होता है, ब्लड का, कफ के साथ क्या होता है, ब्लड विद कफ। मतलब जैसे कोई पर्सन अगर कफिंग करता है तो उसको डिफिकल्टी होती है, या फिर कफिंग के साथ क्या आता है, उसका ब्लड आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोपाइसिस। इसके अलावा कौन कौन से साइन और सिम्टम्स, एंजाइटी होती है, या फिर कोई पर्सन डिप्रेशन में आ जाता है, तो वो क्या होते हैं, सीओपीडी के साइन और सिम्टम्स होते हैं। साइनोसिस। साइनोसिस में क्या हो जाता है, उसका जो लिप्स होते हैं, लिप्स एंड नेल फिंगर, वो क्या हो जाते हैं, मतलब गहरे पड़ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स है हमारा फटीग, मतलब उसको थकावट हो जाती है या वेट लॉस होने लग जाता है। इसके अलावा लंग्स में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे फ्लू हो गया या फिर कोई न्यूमोनिया हो गया। न्यूमोनिया में क्या होता है, जैसे एल्वुलाई है, एल्वुलाई के अंदर क्या हो जाता है, पस फिल्ड हो जाता है, या फिर कोई भी फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, या फिर हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज पल्स रेट। जो पल्स रेट होती है उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो भी सीओपीडी से पर्सन होता है उसके में ये साइन और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। या फिर उसको विजिंग, विजिंग मतलब विजिंग का साउंड, उसको साउंड सुनाई देती है। या फिर लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और नेक्स्ट लास्ट हमारा मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जो भी सीओपीडी का पेशेंट होता है उसकी। तो इसके बाद में हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जैसे कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, बॉडी पार्ट्स के अंदर, या जो भी हमारा पल्मोनरी, तो लंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, या बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो सीओपीडी की पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं। तो सीओपीडी की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, या हमारे कॉजिंग फैक्टर हो गया, या हमारे रिस्क फैक्टर हो गया। तो जैसे हमारा रिस्क फैक्टर हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग लॉन्ग टर्म हो गया, या हमारे हो गए एलर्जेंस हो गए, या फिर हो गया होगा एयर पोल्यूटेंट हो गया, या हमारा अस्थमा हो गया। तो ये क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे हमने एम्फाइसीमा में देखा था, एम्फाइसीमा में क्या होता है, जैसे वो एयर सैक होती है, एयर सैक की क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एयर सैक ऑफ एयरवे। मतलब जो एयरवे होती है, एयरवे की हमारा लास्ट पार्ट क्या होता है, एयर सैक होता है। एयर सैक्स में क्या हो जाती है, इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इलास्टिसिटी लॉस होने के कारण क्या होता है, लंग्स बिकम डैमेज। लंग्स क्या हो जाते हैं हमारे, डैमेज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिएक्शन टू इरिटेट द एयरवे एंड एल्वुलाई। मतलब जो रिएक्शन होती है, जैसे एल्वुलाई का क्या वर्क होता है, गैस का एक्सचेंज करना, मतलब CO2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को इनहेल करना। तो वो क्या हो जाती है, लंग्स के डैमेज होने के कारण क्या हो जाती है, जो इरिटेट मतलब प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, किसके अंदर, एयरवे और एल्वुलाई के अंदर। उसके कारण क्या हो जाता है, हमारे कोलैप्स ऑफ ब्रोंकियल्स।
जो भी हमारी ये ब्रोंक्यूल्स हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई या टर्शियरी ब्रोंकाई की हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, कॉजिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। किसके कारण? एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, एयरवे के रुकावट के कारण। जैसे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो क्या हो गया, हमारे इसके अंदर ट्रैप्ड हो गया, तो क्या बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि एयरवे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। इसके बाद में क्या होता है, वॉल ऑफ एल्वेलाई, जो एल्वेलाई की वॉल होती है वो क्या हो जाती है, आर डिस्ट्रॉयड, रिड्यूस द लंग सरफेस एरिया, जो क्या कर देती है, लंग सरफेस एरिया को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, एंड अवेलेबल फॉर अनअवेलेबल कर देती है, सॉरी अनअवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज, मतलब जो गैस एक्सचेंज होता है उसको क्या कर देती है, अनअवेलेबल, मतलब गैस एक्सचेंज को नहीं होने देती है। जिससे क्या होता है, द प्रिवेंट ऑफ एल्वेलाई फ्रॉम डिफॉलिंग कंप्लीटली, जो एल्वेलाई का डिफॉलिंग होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली प्रिवेंट हो जाता है, एंड पर्सन हैज डिफिकल्टी एक्सेलिंग, पर्सन क्या हो जाता है, एक्सेल करने में क्या कर जाता है, डिफिकल्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकालनी पड़ती है तो वो कहां ट्रैप्ड हो जाती है, हमारे एयर सैक के अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पाती है। द ट्रैप्ड ओल्ड एयर, जो ओल्ड एयर थी, जैसे हमारे CO2 है, तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकालनी, और CO2 को क्या करना है, हमारे को इनहेल करना है। तो जो ओल्ड एयर थी, ओल्ड एयर कौन सी, जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले थी, वो क्या कर रही थी, पहले से फुल हो रखी है, तो टेक अप प्लेस, जो क्या कर लेती, पहले से फुल भरी हुई, तो क्या होगी, वो जगह लेगी, जिससे क्या होगा, सो इसलिए एल्वेलाई आर अनएबल टू फिल विद इनफ फ्रेश एयर, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑक्सीजन आएगा तो वो क्या करेगा, पूरा इसके अंदर नहीं, फ्रेश एयर होता है वो क्या इसके अंदर पूरा फिल्ड नहीं हो पाता है, जिससे क्या हो जाता है, टू फ्रेश सप्लाई द बॉडी विथ नीडेड ऑक्सीजन, जिससे क्या हमारी बॉडी को हमारा जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है उसकी नीड होती है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ओल्ड कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होता है, पहले से भरा हुआ होता है, जिससे जो अनेबल मतलब अनेबल टू फिल विथ इनफ फ्रेश एयर, मतलब जो हमारा अनेबल हो जाता है, क्या एयर से क्या हो जाता है, अनेबल हो जाता है, किसके लिए, फ्रेश एयर को फिल करने के लिए, जिससे क्या हो जाती है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है। फिर क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड, मतलब जो ऑक्सीजन का डिफ्यूज इम्पेयर्ड हो जाता है, क्या ऑक्सीजन डिफ्यूज, इससे क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, उससे क्या हो जाता है, एम्फाइसीमा हो जाता है, एम्फाइसीमा क्या हो गया, ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी हो गई, या फिर हमारा क्या हो गया, ये पूरा जो ये एयर सैक में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिससे कि हमारे को COPD कॉज हो गया। तो ये थी हमारी एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद में हम देखते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर वो हमारे सेम ही रहेंगे, स्मोकिंग हो गया, एलर्जेंस हो गया, या एयर पोल्यूटेंट्स हो गया। तो उसके बाद में क्या होगा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का हाइपर सीक्रेशन होगा, एंड म्यूकस क्या होगा, हमारा जो हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइटिस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगी, ब्रोंकियल वॉल बिकम थिक्ड, जो ये हमारी, जैसे ये हमारी ब्रोंकियल की वॉल थी तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी थिक्ड हो जाएगी। थिक क्यों होगी, क्योंकि जो ब्रोंकियल ल्यूमन इज नैरो, जो ये ल्यूमन था, ल्यूमन पहले क्या था, ठीक था, लेकिन जैसे ही ल्यूमन क्या हो जाएगा, जैसे ये तो है हमारा नॉर्मल ब्रोंकाई, लेकिन जैसे डिजीज कंडीशन में क्या होएगा, जो ये ल्यूमन का साइज है, ल्यूमन का साइज क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, जो ब्रोंकियल वॉल है बिकम थिक्ड हो जाएगी। जो ये पहले जो वॉल थी वो क्या थी, थिन थी, मतलब पतली थी, जो ये अब ब्रोंकियल वॉल क्या हो गई है, हमारी थिक्ड हो गई है। क्यों, द ब्रोंकियल ल्यूमन इज नैरो, जो ब्रोंकियल का ल्यूमन था वो पहले इसमें एयरवे पास सही हो रही थी, लेकिन अब ये जो ल्यूमन है, ल्यूमन की साइज क्या नैरो होने के कारण जो इसका ब्रोंकियल की वॉल तो थिक्ड हो जाएगी और ल्यूमन क्या हो जाएगा, हमारा नैरो हो जाएगा, एंड म्यूकस में भी प्लग एयरवे, जो म्यूकस होएगा वो क्या एयरवे में प्लग हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, हमारा एल्वेलाई एब्स्क्यूज टू ब्रोंकियल्स में भी बिकम डैमेज्ड एंड जिब्रोस्ड, जो ये हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा, जो मतलब जिससे एयर क्या होगी, इजीली पास नहीं होगी और हमारे को ब्रीथिंग लेने में क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी, जिससे क्या होने लग जाएगा, हमारे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होएगा, जिससे ब्रोंकाइटिस होगा। ब्रोंकाइटिस कौन सा, हमारे को
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा, जिससे क्या होगा हमारे को सीओपीडी कॉज होएगा। तो ये थी हमारे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, और इससे पहले हमने देखी थी एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी। तो इसके बाद में हमारा डायग्नोस्टिक स्टडी, मतलब जो सीओपीडी है, सीओपीडी किसी पेशेंट के अंदर कॉज हो गया, उसके अंदर रिस्क फैक्टर आ गया, उसका फिर हमने साइन और सिम्टम्स चेक कर लिए, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे कि जो सीओपीडी है वो किस प्रकार का है, मतलब एम्फाइसीमा है या फिर उसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या फिर हमारा ब्रोंकाइटिस है या फिर क्या है इरिवर्सिबल अस्थमा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि उसको कभी पहले जो अस्थमा हो रखा है चाइल्डहुड में या नहीं हो रखा है, या फिर अदर एलर्जन से वो पहले कभी आ रखी है या नहीं आ रखी है, या फिर उसने मतलब जो स्मोकिंग का टाइम से वो क्या उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके चेस्ट एक्सरे लेंगे। चेस्ट एक्सरे से हमारे को प्रॉपरली पता चल जाएगा जो सीओपीडी है उसके कौन से लंग्स में किस सेगमेंट के अंदर है या किस लोब्स के अंदर है। उसके बाद में हम उसका सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन के द्वारा हमारे को प्रॉपरली पता चल जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। इसके अलावा हम करेंगे एबीजी एनालिसिस, एबीजी का एनालिसिस करेंगे। या क्या करेंगे, उसका पल्स ऑक्सीमीटर चेक करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर से हमारे को यह पता लग जाएगा कि उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है, मतलब ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड एंड उसकी SpO2 लेवल क्या है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर करेंगे। उसके बाद में जो उसका जेनेटिक्स डिसऑर्डर, जिस जेनेटिक्स डिसऑर्डर की वजह से जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होती है उसका लेवल हम चेक करेंगे कि उसका लेवल क्या आ रहा है। उसकी नॉर्मल रेंज की क्या होती है अपने 85 से 150 ml पर DL, तो ये उसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो उसका लेवल चेक करेंगे कि अब किस लेवल पर है। फिर उसका क्या हम MRI करेंगे, उसका HIV एग्जामिनेशन करेंगे और क्या करेंगे, स्पुटम टेस्टिंग करेंगे। जो स्पुटम टेस्टिंग है वो हम क्या करेंगे, एक तो हम एसिड फास्ट बेसिलाई का क्या करेंगे, स्मीयर करेंगे, और ये क्या करेंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई का क्या करेंगे, हम कल्चर करेंगे कि इसके अंदर जो अगर ये बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है तो कौन से प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम स्पुटम का टेस्टिंग करेंगे। तो ये एसिड फास्ट बेसिलाई स्मीयर का है, ये हमारे को कब 2 या 3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट पता लग जाता है। जबकि जो कल्चर करते हैं, कल्चर के अंदर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को पहले ग्रोथ करवाते हैं फिर बाद में बैक्टीरिया का पता लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे को क्या 5 to 6 वीक्स का टाइम लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, मतलब जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है उसका हम मेडिकल मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट है में अपना ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का यूज क्यों करते हैं हम, टू रिड्यूस द डिस्निया। डिस्निया क्या मतलब ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है उसको क्या रिड्यूस करने के लिए, मतलब प्रॉपर ब्रीथिंग प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज में देते हैं उसको, ब्रोंकोडायलेटर। These are delivered by orally and inhaled form। जो हमारा ब्रोंकोडायलेटर होता है वो क्या हमारे को एक तो orally फॉर्म में दिया जाता है या फिर हमारा सक्सेशन के द्वारा इनहेल्ड फॉर्म में दिया जाता है। इसका हमारा एग्जांपल हो गया एंटीकोलिनर्जिक्स एसिड, वो जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं वो। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्या है, बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। तो ये हमारे क्या है मेडिकल मैनेजमेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स के है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक मेंटेनेंस थेरेपी। तो जो हमारा सीओपीडी पेशेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको जैसे क्रोनिक मेंटेनेंस थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं। इस थेरेपी के रूप में हम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, हम थियोफाइलिन प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड। जो भी हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती है वो क्या काम में आती है, जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है उसको क्या रिड्यूस करने के लिए हमारा हम किसका यूज में लेते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड का। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होती है, टू रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। जो भी इन्फ्लेमेटरी, जैसे इन्फ्लेमेटरी शो हो रहा था, मतलब
हमारे ब्रोंकिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो रहा था या फिर क्या एल्वेलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा था, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या लेते हैं हम, कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी क्या करते हैं, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी क्या है, जैसे वो ग्रोथ करते कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या अपने लगातार अपनी ग्रोथ पूरी करते हैं, तो उस ग्रोथ को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स के रूप में क्या देते हैं हम, तो कंट्रोल माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करना, कंट्रोल करना एंड रिड्यूस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को क्या करना, रिड्यूस करना। इसके रूप में हम क्या देते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं या एरिथ्रोमाइसिन देते हैं या ऑफ्लॉक्सिन देते हैं। इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, एम्पिलिसिन दे सकते हैं या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चेस्ट फिजिकल थेरेपी। चेस्ट फिजिकल थेरेपी में क्या करते हैं, इंप्रूव्ड वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेशन को इंप्रूव करने के लिए एंड कंट्रोल ऑफ डिस्निया। डिस्निया मतलब ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए। ब्रीथिंग में क्या आ जाती है, शॉर्टनेस आ जाती है डिस्निया के अंदर या डिफिकल्टी आ जाती है, उसको क्या कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं, हम चेस्ट फिजिकल थेरेपी देते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्या करते हैं, स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन क्यों कर देते हैं, फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ स्पूटम। स्पूटम को क्या मतलब जो स्पूटम आता है उसके अंदर क्या आता है, ब्लड आ रहा था, तो वो क्या होता है हमारा हिमोपोइसिस हो रहा था। हिमोपोइसिस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं, उसको स्टीम इनहेलेशन देते हैं, ताकि जो हमारा स्पूटम क्या हमारा लिक्विफिकेशन फॉर्म में क्या है बाहर निकल जाए। या फिर क्या जाए, जो हमारे एयरवे में क्या रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसको क्या मतलब जैसे ठीक तो नहीं किया जा सकता, क्योर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ज्यादा होने से। तो मतलब थोड़ा क्लियर जो हमारा एयरवे है उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीम इनहेलेशन देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट है अपना पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। वो किसके लिए देते हैं हम, टू इम्प्रूव फंक्शन स्ट्रेंथ एंड सिम्टम्स कंट्रोल ऑफ सीओपीडी। मतलब पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन क्यों देते हैं हम, इंप्रूव करने के लिए, जो भी हमारा सीओपीडी है उसके फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए या फिर साइन और सिम्टम्स को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसके, सीओपीडी के, उसके लिए हम क्या देते हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन देते हैं। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में हमने देखा है कि जो भी हमारा सीओपीडी है, सीओपीडी का हम मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, या फिर इनमें जो भी हमारा कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स थेरेपी या कौन कौन सी ड्रग्स का मैनेजमेंट करेंगे वो देखा है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।